कभी सोचा है कि भारत के इतिहास का एक 320 साल लंबा चैप्टर किसी गुलाम ने लिखा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो है दिल्ली सल्तनत की इनक्रेडिबल कहानी। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरे दिलचस्प दौर को समझते हैं। हाँ, सही सुना। पूरे 320 साल। ये मुगलों के राज से भी लंबा टाइम पीरियड था। और इन सालों में सल्तनत ने यहाँ के कल्चर, आर्किटेक्चर, मतलब हर चीज पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसके निशान हमें आज तक देखने को मिलते हैं। और पता है, इन 3 सदियों में दिल्ली की गद्दी पर कोई एक डायनास्टी नहीं रही। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। और हर किसी की अपनी कहानी थी, अपने एम्बिशंस थे, अपने उतार चढ़ाव थे। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है तुगलक वंश, जिन्होंने लगभग एक शती मतलब पूरे 94 साल हुकूमत की, और दूसरी तरफ खिलजी, जिनका राज सिर्फ 30 साल का था। सोचिए, ये एक ही आंकड़ा हमें बताता है कि ये दौर सत्ता के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। कभी एकदम स्टेबिलिटी, तो कभी अचानक से सब कुछ बदल गया। तो चलिए एक एक कर इन 5 डायनेस्टीज पर एक नजर डालते हैं। तो सफर शुरू हुआ 1206 में मामलुक यानी कि गुलाम वंश से। फिर 1290 में आए खिलजी, उनके बाद 1320 में तुगलक, 1414 में सैयद और आखिर में 1451 में लोधी वंश। मतलब एक के बाद एक डायनेस्टी आती गई, जब तक कि 1526 में लोधियों का पतन नहीं हो गया और मुगलों का रास्ता साफ नहीं हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत की नींव रखी किसने और कैसे? यहीं से कहानी में एंट्री होती है इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्किस्तान से, उनके नाम का मतलब था चंद्रमा का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द मून। काफी पोएटिक नाम है ना? खास तौर पर उस इंसान के लिए जिसकी अपनी जिंदगी की कहानी किसी लेजेंड से कम नहीं है। जरा सोचकर देखिए, उनका सफर शुरू होता है एक गुलाम बाजार से। पहले उन्हें निशापुर के काजी ने खरीदा और फिर मोहम्मद गौरी ने। लेकिन ऐबक कोई आम गुलाम नहीं थे। अपनी काबिलियत और वफादारी के दम पर वो गौरी के सबसे भरोसेमंद कमांडर बन गए, भारत में उनके रिप्रेजेंटेटिव। और फिर 1206 में जैसे ही गौरी की मौत हुई, ऐबक ने लाहौर में सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्या कमाल का सफर है, एक गुलाम से लेकर एक शासक तक का। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सवाल ये है कि क्या वो ऑफिशियली एक सुल्तान थे भी? और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। टेक्निकली नहीं। देखिए, एक असली सुल्तान की पहचान 2 चीज़ों से होती थी। उसके नाम के सिक्के चलते थे और उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, खासकर जुम्मे की नमाज में। ऐबक ने ये दोनों ही काम नहीं किए। उन्होंने खुद को मलिक और सिपे सालार जैसे टाइटल्स दिए, जिनका मतलब होता है गवर्नर या कमांडर, सुल्तान नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्हें गुलामी से ऑफिशियल आज़ादी 1208 में मिली। मतलब सल्तनत के फाउंडर ने अपने शासन के पहले 2 साल एक गुलाम के तौर पर ही हुकूमत की। है ना ये कमाल की बात? तो फिर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर की लेगेसी क्या थी? उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा? एक गुलाम के तौर पर जिंदगी शुरू करने के बावजूद वो अपनी जेनरोसिटी, अपनी दरियादिली के लिए बहुत मशहूर थे। लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। ये एक निकनेम ही उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और इतना ही नहीं, वो कुरान को इतने सुरीले अंदाज में पढ़ते थे कि उन्हें कुरान खां का टाइटल भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर ऐबक की लेगेसी बहुत बड़ी है। पहला, उन्होंने भारत में तुर्की सल्तनत की नींव रखी। दूसरा, उन्होंने गजनी से सारे रिश्ते तोड़कर इसे एक इंडिपेंडेंट पावर बनाया। आर्किटेक्चर की बात करें तो दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार बनवाना उन्होंने ही शुरू किया था। और हाँ, अपने नए नए एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक शादियों का भी सहारा लिया। उनका राज बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1210 में ये कहानी एकदम से खत्म हो गई। उनका अंत भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हुआ ये कि लाहौर में वो चौगान, जो आज के पोलो जैसा खेल होता है, खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। सोचिए, जिस इंसान ने जीरो से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसका अंत इतना ड्रामेटिक और अचानक हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक पूर्व गुलाम सिर्फ 4 साल के राज में ऐसी कौन सी नींव रखकर गया जो इतनी मजबूत थी कि उस पर 300 से ज्यादा सालों तक एक सल्तनत टिकी रही? शायद यही दिल्ली सल्तनत का असली अजूबा है,
इस पर सोचिएगा जरूर।